हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां राजौरी हत्याकांड पर पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए 67 संदिग्ध। जब इनसे पूछा गया तो निकला बड़ा खुलासा। साथ ही अब चीन का ये खेल होगा खत्म, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हुई चौकन्नी। तो वहीं आपको बताएंगे जहां पर किसने की प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ, कहा अमेरिका में मोदी जैसे नेता की है सख्त जरूरत। अरबों खरबों की कंपनी के हैं ये मुखिया, जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर अमेरिका में होने की बात कह दी है। साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे पर ईरानी राष्ट्रपति की चुप्पी पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट नहीं शहबाज शरीफ को खरी खोटी सुना दी। कह दिया कि तुम जिसके साथ हाथ मिला रहे हो ईरान के साथ, उसने तुम्हारे जमीन पर आकर तुमको मार कर गया है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे कि वो कश्मीर पर जवाब देगा। तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे जहां अचानक मंच पर बेहोश होकर गिर गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं हमेशा की तरह और भारतीय सेना का, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां राजौरी हत्याकांड पर पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए 67 संदिग्ध लश्कर के आतंकियों का भी नाम शामिल। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों द्वारा एक नागरिक की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए 67 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बुधवार को अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त हुए और पुलिस ने इस कृत्य को अंजाम देने में शामिल 2 आतंकवादियों में से एक की पहचान विदेशी आतंकवादी के रूप में की है, जिसका कोड नेम अबू हमजा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमजा की तस्वीरें भी जारी की और उस पर 10 लाख रुपए का नकद इनाम घोषित किया गया। पुलिस स्टेशन थाना मंडी में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब ऐसे में लगातार इनके साथ पूछताछ चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो निकलकर सामने आ रहा है कि उन दोनों आतंकवादियों में से एक आतंकवादी की पहचान विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई है, जो कि बहुत बड़ा कांड करना चाहता था भारत में और लश्कर के आतंकियों का भी इसमें नाम शामिल। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन भारतीय सेना लगातार अब इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और पूरी जांच पड़ताल के साथ ही इन पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ा अलर्ट, स्नाइपर डॉग भी तैनात। अब चीन का ये खेल होगा खत्म, सुरक्षा एजेंसी हुई चौकन्नी। बता दें, भारत की सीमाएं चाइना, पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से भी लगती है। इन चारों देशों की सीमाएं सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं का अपना अलग ही महत्व है। बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से ड्रग के साथ ही अन्य वस्तुओं के तस्करी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इन दोनों देशों की सीमाएं चीन निर्मित वस्तुओं की अवैध मार्केटिंग का अड्डा बन चुका है। तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने नेपाल और बांग्लादेश की लगती सीमाओं के लिए अलर्ट जारी किया है, ताकि अवैध तस्करी के मामलों पर नकेल कसी जा सके। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश और चीन की लगती सीमाओं से चीनी लहसुन की तस्करी के मामले काफी बढ़ गए हैं। हजारों किलोग्राम चीनी लहसुन की तस्करी भारत में की जा रही है। इससे भारतीय किसानों को तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, अन्य तरह की दिक्कतें भी सामने आने लगी हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर के लिए खास तौर पर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में मोदी जैसे नेता की सख्त जरूरत है। जी हां, आखिर किसने की है प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में किस कदर बढ़ती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग कहने लगे हैं कि उनके जैसे नेता की आवश्यकता अमेरिका में भी पड़ रही है। जी हां, दुनिया की दिग्गज कंपनी जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के सीईओ जेमी डिमन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के लिए उन्होंने अविश्वसनीय काम किया है। जेपी मॉर्गन चीफ जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए आगे कहा कि वो तमाम चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इशारा में यह भी कहा कि अमेरिका में भी ऐसे नेता की आवश्यकता है जो सभी चुनौतियों का डटकर सामना कर सके। जेपी डिमन ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने प्रयासों से 400 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वो एक कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे थे। जी हां, उन्होंने इसके साथ ही ये उम्मीद भी जता दी कि इस गर्मी में पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटने वाले हैं। जेपी डिमन ने पीएम मोदी शासन के द्वारा हाल के दिनों में भारत में किए गए सुधारों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत में 700 मिलियन लोगों का बैंक अकाउंट है और उनका पेमेंट सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में अविश्वसनीय शिक्षा पद्धति और इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने पीएम मोदी के सख्त होने और उनके द्वारा देश के सख्त नौकरशाही प्रणालियों को तोड़ने का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत के टैक्स सिस्टम की भी खूब प्रशंसा की और कहा कि राज्यों द्वारा अपनाई गई कर सिस्टम में यानी टैक्स सिस्टम में असमानता को समाप्त करके पीएम मोदी की सरकार ने इससे भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। ऐसे में इतने बड़े अरबों खरबों की कंपनी के मुखिया ने जो ये बात कही है कि अमेरिका में भी मोदी जैसे नेता की आवश्यकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? और क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री या नहीं? जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो
वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि हर कोई समझ सके भारत की आज क्या पावर है और पीएम मोदी की क्या पावर है। तो वहीं बता दें, ईरान ने पाकिस्तान की जमीन पर आकर मारा है। जी हां, कश्मीर मुद्दे पर ईरानी राष्ट्रपति की चुप्पी पर बोले पाकिस्तानी एक्सपर्ट। बता दें, पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके दौरे के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, जिसे रईसी ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान में पीएम मोदी के अर्बन नक्सल वाले बयान की चर्चा है। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अर्बन नक्सल शब्द को तोड़ मरोड़ कर अरब नस्ल बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अरब नस्ल के लोगों को निशाना बनाया है। इन दोनों ही मुद्दों पर विदेशी मामलों के जानकार साजिद तरार ने रिएक्शन दिया है। साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान में जो इस समय हो रहा है उसको लेकर पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया कंफ्यूज है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे थे, फिर ईरान इजराइल और पूरे वेस्ट के साथ जंग के हालात में है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में है। उससे पहले सऊदी और तुर्की का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया था और कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी गए थे। पूरा पाकिस्तान सिर्फ पैसा मांगने चला है। साजिद तरार ने आगे कहा कि पाकिस्तान ज्यादातर सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है, कोई भी पैसा नहीं आता। इब्राहिम रईसी की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति जब आए तो एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री भी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। ये पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। उन्होंने पाकिस्तान का दूसरा फेलियर गिनाते हुए कहा कि पता नहीं प्रधानमंत्री का एडवाइजर कौन है। जब पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर का जिक्र किया तो ईरानी राष्ट्रपति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये पहले से तय होना चाहिए था कि अगर हम कश्मीर पर कुछ कहेंगे तो आपको भी कहना होगा। अगर ईरान तैयार नहीं होता तो कश्मीर का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। ईरानी राष्ट्रपति की चुप्पी आपकी जमीन पर आकर थप्पड़ मारने जैसी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका से पाकिस्तान पैसे भी मांग रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को प्रतिबंधों की धमकी भी देता है। जी हाँ, ऐसे में साजिद तरार ने क्लियर कहा है कि आप ईरान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान कश्मीर मुद्दे पर आपकी बात रखेगा, आपका समर्थन करेगा, लेकिन मत भूलो ईरान ने आपकी जमीन पर ही आकर के आपको मारा है और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कश्मीर मुद्दे पर ईरान आपका साथ देगा, कतई भी नहीं। और आपने कश्मीर मुद्दा उठा करके ईरान के सामने पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवाई है, जो कि असहनशील है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि साजिद तरार ने जो बातें कही है वाकई में पाकिस्तान को आईना दिखा देंगी तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर मुद्दे पर, पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कश्मीर में JKAP और IRP की 95 कंपनियां तैनात कर दी गई है। सुरक्षा की रहेंगी कड़ी व्यवस्था। जी हाँ, कश्मीर में सुरक्षित और विश्वासपूर्ण में चुनाव संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में JKFP और IRP की 95 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इनमें 20 कंपनियों को मंगलवार को अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम में भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में इसी महीने की शुरुआत में JKAP और IRP की 60 कंपनियों को तैनात किया था। इसके बाद 15 कंपनियों को और कश्मीर में भेजा गया। बीते दिनों कश्मीर में हुई आतंकी वारदातों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का नए सिरे से आकलन किया गया। इसके आधार पर JKAP व IRP की 20 और कंपनियों को अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम में भेजा गया है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, रावी नदी पर भारत का है अधिकार, नहीं जा सकते तुम कोर्ट। यानी पाकिस्तान के कानून मंत्री ने पाकिस्तानी और पाकिस्तान देश को बताया सिंधु जल संधि का सच। बता दें, सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की जनता को देश के नेताओं ने हमेशा से ही गुमराह किया है, लेकिन ये पहली बार है जब देश के कानून मंत्री ने देश की जनता को संसद से सच बताने की हिम्मत की है। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा है कि रावी नदी पर भारत का अधिकार है और हम उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते। पाकिस्तान के संघीय कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा है कि सिंधु जल संधि के तहत रावी नदी के पानी पर भारत का अधिकार है, जो पाकिस्तान को कानूनी रूप से बाध्य करता है कि वो पड़ोसी देश की जल आक्रामकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ना जाए। दरअसल मंगलवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सिंधु जल संधि को लेकर सवाल पूछा गया था कि रावी नदी पर भारत की आक्रामकता को लेकर पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है। इस पर पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक जल संधि है, रावी नदी पर पानी का अधिकार भारत का है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वहीं आपको बता दें, राष्ट्र हित की बात आएगी तो युद्ध से नहीं कतराएगा कोई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने क्यों कहा ऐसा बता दें, दुनिया इस वक्त कई महायुद्ध झेल रहा है। रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 3 साल होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और फलस्तीनी आतंकियों के बीच युद्ध शुरू हुए 200 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध के हालात बने हुए हैं। इन सभी युद्धों ने एक बात साफ है कि देश की संप्रभुता और राष्ट्र हित के इससे कोई
कोई समझौता नहीं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र हित की बात आएगी तो कोई भी देश युद्ध करने से संकोच नहीं करेगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें हमारे चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों। जयशंकर जी ने खोली पश्चिमी मीडिया की पोल। जी हाँ, भारत का आम चुनाव एक पर्व की तरह होता है, एक त्योहार की तरह होता है। इस चुनाव को कवर करने के लिए भारत के साथ साथ विदेशी मीडिया भी उतनी ही ललान्वित रहती है। इस बार भी आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब भारत के मतदाता दूसरे चरण के मतदान के प्रति अपना रुख कर रहे हैं। देश के इस चुनाव को कवर करने के लिए कई विदेशी मीडिया भारत आ रहे हैं, कई लेख भी लिखे जा रहे हैं। पूरी तरह से ग्लोबल हो चुके इस आम चुनाव की कवरेज को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पश्चिमी मीडिया के रोल पर बेबाक टिप्पणी की है। जयशंकर जी ने भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप के लिए पश्चिमी मीडिया को लताड़ लगाई है। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी मीडिया चुनाव में खुद को राजनीतिक खिलाड़ी मानती है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को हैदराबाद में एक मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि मुझे पश्चिमी प्रेस से बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है और अगर वे हमारे लोकतंत्र की आलोचना करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमारे चुनाव के राजनीतिक खिलाड़ी हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें ईरान पाकिस्तान बैठक के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार को लेकर जारी कर दी चेतावनी। जी हाँ, अमेरिका के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ कारोबार करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के जोखिम की भी जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने ईरान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की यात्रा के बारे में किए गए एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैं व्यापक तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हम ईरान के साथ कारोबार की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सजग रहने की सलाह देते हैं। तो वहीं आपको बता दें वैश्विक हथियार बाजार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा अपना भारत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा रक्षा निर्यात। जी हाँ, भारत वैश्विक हथियार बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। पिछले 8 वर्षों में इसका रक्षा निर्यात 1000% से अधिक बढ़ गया है। यह निर्यात अब दुनिया भर के 85 से अधिक देशों तक पहुंच गया है, जिससे भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों में शामिल हो गया है, जिसमें 100 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से रक्षा उत्पादों के निर्यात में शामिल है। अशांत, लगातार बदलते और अप्रत्याशित भू रणनीतिक परिदृश्य वाली दुनिया में दक्षिण एशियाई देश रक्षा उत्पादों के एक लचीले निर्यातक के रूप में खड़ा है। ये दुनिया भर के देशों को रक्षा उत्पादों की विविध रेंज प्रदान करता है। जी हाँ, ऐसे में अगर आपको भी अपने भारत पर पूरा भरोसा है और मानते हैं कि अपना भारत आत्मनिर्भर भारत अवश्य बनेगा कुछ ही सालों के अंदर, तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें मंच पर बेहोश होकर गिरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी पोस्ट करके बताया कैसी है उनकी तबीयत। दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भाषण देते समय मंच पर अचानक गिर पड़े। मंच पर मौजूद लोग तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। गडकरी जी यवतमाल के पुसद में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। वो मंच पर बोल ही रहे थे कि अचानक वो बेशुद्ध होकर गिर पड़े, जिसके बाद उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और तत्काल इलाज के लिए ले गए। हालांकि कुछ देर बाद नितिन गडकरी जी ने एक पोस्ट करके एक्स पर बताया कि गर्मी के चलते उन्हें असहज महसूस हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नागपुर सीट पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। यहाँ गडकरी जी का मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से है। नितिन गडकरी जी यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आप लोग कमेंट में गेट वेल सून नितिन गडकरी जी का नाम मत भूलिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें इससे पहले भी कितनी बार उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, वो इससे पहले भी मंच पर गिर पड़े हैं। तो वहीं आपको बता दें वाम दल और कांग्रेस दोनों चुनावों में पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं। जी हाँ, केरल में गरजे अमित शाह जी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने केरल में कांग्रेस और सत्तारूढ़ वाम दल पर बुधवार को जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों दल राज्य में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं। अमित शाह जी ने आरोप लगाया कि पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने खुले तौर पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को अपना समर्थन देने की घोषणा की। तो वहीं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा पीएफआई पर प्रतिबंध पर चुप है। उन्होंने अलापुझा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन के पक्ष में प्रचार किया। अमित शाह जी ने चुनावी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पीएफआई जैसे संगठनों से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कम्युनिस्टों और कांग्रेस के शासन के दौरान राज्य में आतंकवादियों को संरक्षण मिला। शाह ने कांग्रेस और वाम दल पर भी हमला किया और कहा कि ये दल केरल और पश्चिम बंगाल में एक दूसरे से लड़ने का दिखावा करते हैं, जबकि देश के अन्य हिस्सों में वे साथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि दुनिया और भारत में कम्युनिस्ट खत्म हो
हो गए हैं और इसी तरह देश में कांग्रेस का भी पतन हो रहा है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इस बार पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को जवाब देगी? क्या जंगल राज खत्म होगा बंगाल से? जो भी आपको लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।